तो बच्चों जैसे कि बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, आपने पढ़ा होगा विज्ञान में बहुत सारे आविष्कार हुए नहीं हुए। यंत्र कला में पहिए का आविष्कार हुआ है, विज्ञान में आग का आविष्कार हुआ है और राजनीति शास्त्र में वोट का आविष्कार हुआ है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है मुद्रा, जो कि महत्वपूर्ण आविष्कारों में इसीलिए माना जाता है क्योंकि मुद्रा के द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था चलती रहती है। यदि मुद्रा ना हो तो ये पूरी अर्थव्यवस्था यही क्या हो जाएगी, थम सी जाएगी। तो इसीलिए अर्थशास्त्र में मुद्रा का एक महत्वपूर्ण रोल है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि मुद्रा का प्रादुर्भाव, इवोल्यूशन ऑफ मनी, मुद्रा का आविष्कार मानवीय आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे यंत्र कला में पहिए का, विज्ञान में आग का, राजनीति शास्त्र में वोट का। उसी प्रकार अर्थशास्त्र व मनुष्य के व्यापारिक पक्ष में किसका, मुद्रा का आविष्कार महत्वपूर्ण है। अब बच्चों हमने पढ़ा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या आने लगी, कठिनाइयां आने लगी। अब उसके बाद आविष्कार हुआ मुद्रा का। तो मुद्रा जब राजा महाराजाओं के टाइम पे, हम बात करते हैं ना, इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा कि किस प्रकार से मुद्राएं चला करती थी। तो राजा महाराजाओं जिस भी धातु पर अपनी राजकीय मोहर अंकित कर देते थे, टंकित कर देते थे, वही क्या बन जाती थी, राजकीय मुद्रा बन जाया करती थी। जैसे किसी ने तांबे के सिक्के चला लिए, किसी ने चांदी के चला लिए, किसी ने सोने के सिक्के चलाए, किसी ने चमड़े के सिक्के तक भी चलाए हैं। समझ में आ रहा है? तो जिस पर किसकी राजकीय मोहर हुआ करती थी वही क्या बन जाती थी, मुद्रा बन जाया करती थी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कैसे मुद्रा बन जाती है। हम यदि आप अब की बात करें तो सरकार अपनी अलग ही मुद्रा बनाती है, जैसे आप देख पा रहे हैं सिक्के होते हैं, नोट होते हैं, लेकिन राजा महाराजाओं के टाइम पे बच्चों यही हुआ करता था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि प्राचीन इतिहास में राजा महाराजा अपनी मोहर जिस भी धातु पर टंकित करते थे वही राजकीय मुद्रा हो जाती थी। ठीक है, अब देश काल और परिस्थिति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे व कांसे के सिक्के चलाए गए। अब बच्चों आपको यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें समझ में आ रही होगी। कौन कौन सी? कि जिस भी धातु पर राज की मोहर अंकित हो गई, अर्थात मुद्रा के लिए वैधानिकता होना बहुत जरूरी है। और वैधानिकता क्या होती है? राज की मोहर, और यदि हम अब की बात करें तो सरकारी मोहर, क्योंकि आप कोई भी सिक्का उठा के देख लीजिए उस पर सरकार के क्या होती है, मोहर होती है, साइन होते हैं। आपने देखा होगा जो गवर्नर है रिजर्व बैंक का, है ना, उसके साइन होते ही नहीं होते सारे नोट्स पे, जो भी जिस टाइम पे जो भी गवर्नर रहा है उसके नोट पे साइन होते हैं। तो राज की मोहर का होना बहुत जरूरी है। तो वो तो हो गई उसकी वैधानिकता। दूसरा है सर्वग्राह्यता। जब उस पर वैधानिकता अर्थात राज की मोहर लग गई तो इसका मतलब सभी के द्वारा उसको स्वीकृति प्राप्त हो गई, सभी उसको ग्रहण करेंगे, तो वो क्या बन जाएगी, मुद्रा बन जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब क्या है, इस प्रकार जो जारी सिक्के हैं सर्वग्राह्यता और वैधानिकता के गुणों के साथ विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाने लगी। दो गुण हो गए मुद्रा के, एक तो वैधानिकता और दूसरी हो गई सर्वग्राह्यता। वैधानिकता अर्थात राज की मोहर लग गई, अर्थात वो वैध हो गई और सब लोगों के द्वारा स्वीकार की जाने लगी, इसीलिए उसमें सर्वग्राह्यता आ गई। तो आपको मुद्रा के दो गुण समझ में आ गए, एक तो वैधानिकता और दूसरा सर्वग्राह्यता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसके बाद है जो मुद्रा है उस शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से? तो बच्चों मुद्रा को इंग्लिश में कहते हैं मनी। आपने काफ़ी बार सुना होगा मनी मनी, बहुत सारे सॉन्ग्स भी आए हुए हैं इस पे। तो मनी क्या किसे कहते हैं? मुद्रा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मनी। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से। मनी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द मोनेटा से। किससे हुई है? मोनेटा से। ये इसकी स्पेलिंग है, स्पेलिंग में मिस्टेक्स मत करना बिल्कुल भी। मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं, जिस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के मोनेटा से। अभी मोनेटा क्या है? तो बच्चों रोम की देवी जो जूनो है उसका दूसरा नाम है मोनेटा। क्या नाम है उसका? मोनेटा। अब रोम के लोग हैं वो देवी जूनो को बहुत मानते हैं। उनके हिसाब से जो देवी जूनो है वो स्वर्ग का सुख देने वाली देवी है। और उनके यहाँ पर क्या था, जो मंदिर है जूनो का मंदिर है उनकी देवी का, वहाँ पर ही मुद्रा बनाने का कार्य किया जाता था। इसीलिए उसने उनका नाम क्या कर दिया? मोनेटा। और मोनेटा से बना मनी और मनी से कहलाता है ये मुद्रा। और मुद्रा को जैसे देवी जूनो है वो मानी जाती है स्वर्ग का सुख देने वाली, तो उसी प्रकार से मुद्रा को भी स्वर्ग का सुख देने वाला माना जाता है। माना जाता है नहीं माना जाता? कहते हैं ना जिसके पास बहुत सारा अमीर है वो तो क्या बहुत अमीर है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो तो स्वर्ग का आनंद ही लेता है। समझ में आया? तो इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? मोनेटा देवी जूनो का दूसरा नाम है जो कि प्राचीन रोम में स्वर्ग की रानी के रूप में संबोधित होती थी। कहां पर? रोम में।
रोम वासियों के अनुसार देवी जूनो स्वर्ग का आनंद देने वाली देवी है। ठीक उसी प्रकार जूनो के मंदिर में जो बनाई गई मुद्रा है वो भी स्वर्ग का सुख देने वाली है। तो मुद्रा क्या मानी जाती है? स्वर्ग का सुख देने वाली, जिसकी शब्द की उत्पत्ति मोनेटा से हुई, जो कि देवी जूनो का दूसरा नाम है। आगे बच्चों समझ में, अब मुद्रा के क्या अर्थ है और क्या परिभाषाएं हैं। मुद्रा के जैसे हमने दो गुण बता दिए, एक तो सर्वग्राहिता और वैधानिकता। तो मुद्रा का जो अर्थ है वो क्या निकल के आएगा और इसकी किस किस विद्वानों ने, किस किस अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या परिभाषाएं दी। तो बच्चों विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की अलग अलग परिभाषा दी और उन्हीं परिभाषाओं के आधार पर मुद्रा की एक कॉमन परिभाषा निकल कर आती है, जिसे कि आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, और मुद्रा की जो परिभाषा निकल कर आएगी उसी से आपको मुद्रा के कार्य समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मुद्रा के कार्य हैं वो ही मुद्रा की क्या है? परिभाषा है। मुद्रा जो भी वर्क परफॉर्मेंस करती है, अर्थात जो भी वो अपने कार्य करती है, वही क्या होगा? उसकी परिभाषा होती है। ठीक है बच्चों, तो हम देख लें विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा की अलग अलग परिभाषा दी गई है। अतः एक सर्वमान्य परिभाषा को जानना क्या है? कठिन कार्य है। इसीलिए जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी उसी को क्या कर दिया? सामान्यीकरण कर कर एक परिभाषा बना दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा दी हार्टले विदर्स ने। क्या परिभाषा दी? कि मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्या करते हैं? क्रय विक्रय। क्योंकि मुद्रा का आविष्कार ही किस लिए हुआ था? वस्तुओं का आपस में लेन देन करने के लिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अब वस्तुओं के बदले में मुद्रा देने के लिए, मुद्रा के बदले में वस्तुएं लेने के लिए ही मुद्रा का आविष्कार हुआ था, जिसके बदले में हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। हार्टले विदर्स ने परिभाषा दी थी नहीं दी थी? अर्थात मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। आगे बच्चों समझ में, तो ये यहाँ पर जो हार्टले विदर्स ने जो परिभाषा दी है वो मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में परिभाषा दी है। अब जो अगली परिभाषा दी वो दी नैप ने। नैप ने क्या दी? कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा कही जाती है। ये तो हमने राजा महाराजाओं के टाइम पे भी दी कि राज की मोहर जिस पर टंगित हो गई वही क्या बन गई? मुद्रा। तो राज्य द्वारा जो भी वस्तु मुद्रा घोषित की जाती है वही क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। अर्थात मुद्रा में वैधानिकता का गुण होता है। ये किसने बताया? नैप ने। अगली जो परिभाषा है वो दी सेलिगमन ने। क्या दी? सेलिगमन ने, कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। ये भी हमने बता दी, सर्वग्राह्यता का गुण मुद्रा में होता है कि यदि मुद्रा को क्या किया जाता है? सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। आगे बच्चों समझ में, तीनों परिभाषाएं हार्टले विदर्स की, नैप की और सेलिगमन की। और इन तीनों परिभाषाओं में ये भी समझ में आ गया होगा कि मुद्रा के दो गुण हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिए थे। एक तो है वैधानिकता और एक है सर्वग्राह्यता। ये यहाँ पर लिखा है कि यहाँ मुद्रा के दो महत्वपूर्ण गुण माने जा सकते हैं। एक तो सामान्य स्वीकृति और वैधानिकता, अर्थात मुद्रा के को सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है और मुद्रा पे राज के मोहर टंकित होती है, इसीलिए मुद्रा में वैधानिकता का गुण होता है। अब ये जो परिभाषाएं हैं और मुद्रा के जो कार्य, जिसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, उसके आधार पर मुद्रा की कॉमन परिभाषा निकल के आती है। वो परिभाषा है ये। क्या है? मुद्रा ऐसी वस्तु है जो कि विनिमय का माध्यम, जैसे कि हार्टले विदर्स ने परिभाषा दी थी इसकी, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत और सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। अब इस परिभाषा को देखकर आप डर मत जाना, घबरा मत जाना, ये तो बहुत कठिन परिभाषा है। इसमें जो सारे जो नाम आ रहे हैं ना, वो सारे मुद्रा के कार्य हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुद्रा ऐसी वस्तु है जो कि विनिमय का तो माध्यम है, जो अर्थात लेने देने में काम आती है। मूल्य का मापक है, इससे हम किसी भी वस्तु के मूल्य को माप सकते हैं। हमने वस्तु विनिमय प्रणाली में बताया था ना कि उसका ये दोष है, मूल्य के मापक, किसी भी वस्तु के मूल्य को मापा जा सकता है। स्थगित भुगतानों के मान, अर्थात किसी वस्तु का हमें बाद में मूल्य देना है। उधार के लेखक के बारे में हमने पढ़ा था, तो स्थगित जो भुगतान है उसके मान के रूप में। मूल्यों के संचय के साधन के रूप में हम क्या करते हैं? भावी बचत संभव नहीं थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, लेकिन यहाँ भावी बचत संभव हो पाती है। किसकी वजह से? मुद्रा के। किसकी वजह से? मुद्रा के। तो ये मूल्यों का संचय के साधन के रूप में काम की करती है, स्वतंत्र रूप से, विस्तृत रूप से और सभी लोगों के द्वारा क्या की जाती है? स्वीकार की जाती है। वही क्या कहलाती है? मुद्रा। तो आपको ये परिभाषा समझ में आ गई। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये मुद्रा की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। हमने जो तीनों परिभाषाएं दी थी वो तो विभिन्न अर्थशास्त्रों के अनुसार है, ये एक कॉमन परिभाषा है जो कि आपको कॉपी में लिखनी है और एग्जाम में पूछते हैं कि मुद्रा किसे कहते हैं, तो आपको ये परिभाषा लिखकर आनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको कि मुद्रा किसे कहते हैं। अब आते हैं मुद्रा पूर्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई।
तो बच्चों मुद्रा की पूर्ति होती है एक स्टॉक, जैसे हमने राष्ट्रीय आय पढ़ी थी, राष्ट्रीय आय क्या होती है? प्रवाह। वैसे मुद्रा की पूर्ति होती है एक स्टॉक। स्टॉक कैसे होती है कि अर्थव्यवस्था में कुल एक निश्चित बिंदु पर कितनी मुद्रा है लोगों के पास, उसे ही हम कहेंगे मुद्रा पूर्ति। अब मुद्रा पूर्ति के माप का क्या मतलब है? तो बच्चों हाँ, यहाँ पर अलग अलग माप दिए गए हैं और ये माप है 4, M1, M2, M3 और M4। जैसे जैसे विस्तार होता चला गया वैसे वैसे माप बदलते चले गए। तो M1 के हिसाब से मुद्रा पूर्ति क्या होती है, मतलब अर्थव्यवस्था में लोगों के पास कितनी मुद्रा है। M2 के हिसाब से कहाँ, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि मुद्रा किन किन लोगों के पास किस किस तरह से है। तो वो सारी चीज़ें आती है इसमें, किसमें? मुद्रा की पूर्ति के माप कि अर्थव्यवस्था में एक निश्चित बिंदु पर कितनी मुद्रा है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि M1 में कौन कौन से माप आते हैं, M2 में कौन से आते हैं, M3 में और M4 में। तो ये चारों माप आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुद्रा की पूर्ति के माप लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं M1। तो M1 में बच्चों आता है C प्लस DD प्लस OD। अब C क्या है, DD क्या है और OD क्या है? तो बच्चों C का अर्थ क्या होता है? C का अर्थ होता है करेंसी। लोगों के पास नकद रूप में मुद्रा होती है, होती नहीं होती, वो भी तो मुद्रा पूर्ति है, लोगों के हाथ में जो होती है। तो C हो गई करेंसी। आगे बच्चों समझ में? DD, अब लोग अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं? बैंकों में जमा करते हैं। तो लोगों के पास जो व्यापारिक बैंकों में, लोगों के पैसे जो व्यापारिक बैंकों में जमा होते हैं, जो उनकी मांग जमाएं होती हैं, वो हो गई DD, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। OD, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। अब आप जानते हो व्यापारिक बैंक भी अपना पैसा रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं, और भी रिजर्व बैंक की कुछ अन्य जमाएं होती हैं, जो विदेशी लेन देन वगैरह होता है, सब कौन करता है? रिजर्व बैंक ही करता है। तो रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं होती है वो भी तो मुद्रा की पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से M1 में 3 माप आ गए। C अर्थात करेंसी, DD अर्थात डिमांड डिपॉजिट किसके पास? व्यापारिक बैंक के पास। इसके बाद आ गए OD अर्थात अदर डिपॉजिट किसके पास? रिजर्व बैंक के पास। आगे बच्चों, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति के 4 माप प्रचलित हैं। M1 सबसे पहले C, DD और OD। C का है लोगों के पास करेंसी, DD बैंकों के पास मांग जमाएं, OD रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये हो गया M1। अब M1 को माना जाता था संकीर्ण धारणा, तो इससे थोड़ी सी विस्तृत धारणा आई, वो आई M2। अब M1 में डाकघर में जो पैसे जमा होते थे उसका कहीं पे मेंशन नहीं है, जबकि डाकघर में भी लोगों के ही तो पैसे होते हैं। तो डाकघर में जो बचत जमाए हैं उसको जोड़ दो आप M1 में, तो कौन सी धारणा आ जाएगी? M2। ठीक है। M2 में क्या आता है? M1 में जो डाकघरों में क्या है, बचत जमाए हैं, वो आ गई M2 में। अब ये भी थोड़ी संकीर्ण धारणा थी। तो जो तीसरी आई M3, वो हो गई विस्तृत धारणा। इसमें क्या होता है? M1 में जो व्यावसायिक बैंकों के पास निवल सावधिक जमाए हैं। आप भी जानते हो कि व्यावसायिक बैंक बहुत सारे क्या खोलती है? FD अमाउंट्स खोलती है, FD अकाउंट्स खोलती है। FD अकाउंट समझते हो? जो फिक्स डिपॉजिट होता है, जिसे हम बोलते हैं सावधिक डिपॉजिट या सावधिक जमाएं। तो वो जो जमाओं के अकाउंट है किस में होते हैं? वो व्यापारिक बैंक में या व्यावसायिक बैंक में। उसको हम जोड़ देंगे M1 में, तब आ जाएगी M3, जो कि एक विस्तृत धारणा मानी जाती है। तो M3 बराबर क्या हो गया? M1 मतलब C प्लस DD प्लस OD, ये तीनों तो है ही, प्लस में व्यावसायिक बैंकों के पास निवल सावधिक जमाएं। ठीक है, यही है यहाँ पर। M3 में क्या हो गया? M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों के पास निवल सावधिक जमाएं। अब आता है M4। तो M3 एक विस्तृत धारणा है, इसमें भी कुछ कमी रह गई, डाकघर को शामिल नहीं किया। तो M3 में डाकघर में जो भी कुल जमाएं आती हैं, बचत जमाओं के अलावा भी सुकन्या समृद्धि योजना चलती है, अटल पेंशन योजना चलती है, तो ये सारी भी क्या होती है? कुल जमाएं तो होती है, और किसकी होती है? लोगों की होती है। तो M3 प्लस लोगों के पास कुल, डाकघर के पास कुल बचत जमाएं, उसको हम शामिल करेंगे M4 में। तो M4 में क्या आ गया? M3 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं। तो समझ में आ गया मुद्रा की पूर्ति के माप। 4 माप होते हैं, M1, M2, M3 और M4, जो कि रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए हैं। M1 में आता है C प्लस DD प्लस OD, C में आता है करेंसी, DD में आता है डिमांड डिपॉजिट किसके पास? बैंकों के पास, व्यावसायिक बैंकों के पास। OD में आता है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। ठीक है। M2 में M1 तो आता है ये, साथ में डाकघर में बचत जमाएं। फिर आता है M3 में आता है M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों के पास निवल सावधिक जमाएं। ठीक है। फिर M4 आता है, जो कि बहुत ही विस्तृत धारणा है, जिसमें आता है M3 प्लस डाकघरों में कुल बचत जमाएं। आगे बच्चों समझ में, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको इसी तरीके से कॉपी में इसको लिखना है और एग्जाम में भी इसी तरह लिखकर आना है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ एंड होता है। तो आज के इस पार्ट में हमने क्या क्या जाना? हमने जाना कि मुद्रा
किसे कहते हैं? मुद्रा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? तो मोनेटा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, जो कि रोम की देवी जूनो का दूसरा नाम है, जो कि स्वर्ग का आनंद देने वाली है। उसके बाद हमने मुद्रा की परिभाषाएं देखी, जिसमें हार्टली विदर्स की, नैप की और सेलिगमैन की परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया, और इसमें जाना कि मुद्रा क्या है? एक ऐसी वस्तु है जो कि विनिमय का माध्य, मूल्य का संचय, भावी भुगतानों का आधार, इसका माध्यम बनती है और सभी लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है। 2 महत्वपूर्ण गुण हैं इसके, एक तो है सर्वग्राह्यता और एक है वैधानिकता। और उसके बाद हमने पढ़ा मुद्रा की पूर्ति के माप, 4 माप, M1, M2, M3 और M4। आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मुद्रा के कार्यों के साथ, कि मुद्रा कौन कौन से कार्य करती है जिसकी वजह से मुद्रा की इतनी महत्वता है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आपको क्या करना है? सारी चीज़ें एज यूजुअल अपनी कॉपी में नोट करनी है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है, एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।